अरे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए आप लगातार अपने स्टडी को जारी रख सकते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों, उसमें से रेस्पायरेशन हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन। तो श्वसन की बात करें तो कोशिका में ग्लाइकोलिसिस और क्वेश्चन आज हम लोग को जो श्वसन इसके पहले वीडियो हो चुका है प्यारे दोस्तों, आज उसी से हम लोग देखेंगे MCQ, जो कि शार्ट में आपको क्वेश्चन दे रहेंगे और आंसर मिलेगा आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा, आपको उसको देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम लोग पढ़ते नहीं प्यारे दोस्तों तब तक हम लोग क्लियर नहीं होता है। पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए लेकिन उसमें से क्लियर हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है, उसका रिजल्ट सही हमें नहीं प्राप्त होता प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कोशिका में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका में जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है प्यारे दोस्तों, कोशिका द्रव में होता है। जो श्वसन की पहली प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस, वह कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होता है प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सा अभिक्रिया एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है प्यारे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है वहाँ पे एंजाइम का यूज जो हो रहे हैं उनको भी ध्यान देना रहता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है? हेक्सोकाइनेज प्यारे दोस्तों। कौन सा है? हेक्सोकाइनेज। जो पहला एंजाइम होता है प्यारे दोस्तों ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलने का एंजाइम, जहाँ पे ATP यूज होता है प्यारे दोस्तों, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट ATP के अंतिम बंध टूटने पर कितनी ऊर्जा निकलती है प्यारे दोस्तों? कहा जा रहा है कि एडिनोसिन ट्राईफास्फेट के अंतिम जब बंध टूटता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है प्यारे दोस्तों? तो 7.3 किलो कैलोरी 7.3 किलो कैलोरी जो ऊर्जा निकलती है प्यारे दोस्तों। ATP के अंतिम बंध टूटने पर लगभग 7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है, या इसी को 30.5 किलो जूल प्रति मोल। जूल में अगर पूछा जाए तो प्यारे दोस्तों 30.5 हो जाएगा, अगर किलो कैलोरी में पूछा जाएगा 7.3 जाएगा। ध्यान देना, अगर कहीं जूल में पूछ लिया प्यारे दोस्तों तो 30.5 हो जाएगा, मतलब 30.5। अगर वो किलो कैलोरी पूछ लिया तो किलो कैलोरी में 7.3 होगा प्यारे दोस्तों ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा कोशिका में विभिन्न कार्यों जैसे मांसपेशियों के संकुचन, सक्रिय परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ATP से जो ऊर्जा निकलती है तो अनेक क्रियाओं के लिए यूज की जाती है, जो जैविक क्रियाएँ होती हैं सभी में ये यूज की जाती है प्यारे दोस्तों। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहाँ घटित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन गुणांक को किस प्रकार लिखते हैं? श्वसन गुणांक क्या अनुपात क्या होता है? CO2 अनुपात O2, CO2 अपान O2 प्रकार से हम लिखते हैं। श्वसन की प्रथम महत्वपूर्ण क्रिया क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया सबसे प्रथम प्रक्रिया होती है। मांसल पौधों में रात के समय श्वसन गुणांक RQ का मान होता है 0। मांसल पौधों में रात के समय श्वसन गुणांक RQ का मान होता है 0 प्यारे। मांसल पौधों में रात के समय श्वसन गुणांक RQ का मान होता है 0 प्यारे दोस्तों। मांसल पौधों में रात्रि के समय श्वसन गुणांक क्या होता है? रात के समय श्वसन गुणांक जो होता है क्या 0 होता है। ग्लाइकोलाइसिस, देखिए श्वसन गुणांक का RQ का मान जो है ये क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों। रात्रि के समय जो मांसल प्लांट होते हैं उनका श्वसन गुणांक कितना होता है प्यारे दोस्तों? RQ मान 0 होता है प्यारे दोस्तों। बराबर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ उस समय निकलता ही नहीं प्यारे, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया वहाँ पे यूज होता है। तो क्या होता है उस समय CO2 को यूज करता है, तो CO2 ना के बराबर हो जाता है, O2 रहे तो 0 उसका मात्रा आता है। उस जो रात के समय जो मांसल पौधे होते हैं वहाँ पे श्वसन गुणांक क्या होता है प्यारे दोस्तों? 0 हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को 3 वैज्ञानिक थे, एमडेन, मेयर, पारानास, तो EMP के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को हम किस नाम से जानते हैं? EMP मार्क के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन युक्त दाल में श्वसन गुणांक का मान होता है कितना होता है? प्रोटीन युक्त दाल में श्वसन RQ का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों? प्रोटीन दाल में श्वसन गुणांक RQ का मान कितना होता है? 1 से कम होता है। 1 से क्या होगा? 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 0 तो 1 से कम होता है। अगर प्रोटीन का श्वसन गुणांक आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 0.8 या 9 तक होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और फैट का कितना होता है? फैट का जो होता है 0.7 होता है।
और आपका कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है प्यारे दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कुल एटीपी कितने अणु बनते हैं? 8 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 8। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? 8। श्वसन गुणांक आरक्यू का मान 1 किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में प्यारे दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू का मान कितना होता है? 1 होता है। माइलेट का कितना होता है? कार्बनिक अम्ल का कितना होता है? कार्बनिक अम्लों का 1 से अधिक होता है, लेकिन 1 कार्बोहाइड्रेट का होता है। वसा का 0.7 होता है। प्रोटीन का क्या आता है? 0.8 या 9 तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? O2 की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? O2 की। माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी बनाया जाता है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? उस समय O2 की, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है प्यारे दोस्तों। इसी को तो श्वसन कहा जाता है। श्वसन क्रिया में क्या एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता है प्यारे दोस्तों, जहाँ पे O2 का यूज़ किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में O2 का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो एटीपी के फॉर्म के रूप हमारे बॉडी में संचित होती है या यूज़ की जाती है प्यारे दोस्तों। तो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा बनती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसका यूज होता है? O2 की यूज होती है। बीजांकुरण सीड जर्मिनेशन के समय उत्पन्न होता है क्या? जब कोई सीड जर्मिनेट करता रहता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है प्यारे दोस्तों। उसमें क्या ऊष्मा, हीट, टेम्परेचर उत्पन्न होता है। जब कोई सीड जर्मिनेट होगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती रहे। अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से बनते हैं। अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से बनते हैं एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? अनाक्षी श्वसन जब अनाक्षी श्वसन होता है तो शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है? एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है दोस्तों? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से बनते हैं। अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे दोस्तों। अनाक्षी श्वसन जब होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, शर्करा के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जानते हैं आप ऑक्सी तथा अनाक्षी श्वसन के मध्य सामान्य पथ होता है क्या? ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन के मध्य जो होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रत दोनों में पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस सामान्य पथ होता है, दोनों में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है प्यारे दोस्तों। ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में सामान्य पथ क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है प्यारे दोस्तों, ना कि ग्लाइकोजेनेसिस, ना कि इसमें क्रेब्स चक्र, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया दोनों में पाई जाती है। पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण किस परिणाम के फलस्वरूप होता है प्यारे दोस्तों? पायरुविक अम्ल से एसिटिक कोएंजाइम ए का निर्माण जब होता है किस परिणाम के फलस्वरूप होता है प्यारे दोस्तों? ऑक्सीकृत बीकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा जो होता है। पायरुविक अम्ल से एसिटिक कोएंजाइम ए का निर्माण ऑक्सीकृत बीकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा होता है। कम से कम श्वसन गुणांक आरक्यू किसका होता है? वसा का। सबसे कम जो आरक्यू गुणांक किसका होता है प्यारे दोस्तों? वसा का, ना कि सुक्रोज का, ना कि ग्लूकोज का, ना कि कार्बनिक अम्ल का। तो सबसे कम किसका होता है? वसा अम्ल का आरक्यू मान होता है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है F1 कणों में। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? बाह्य झिल्ली में, अंतः झिल्ली में, F1 कणों में, मैट्रिक्स में। तो ये ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? F1 कणों में होता है प्यारे दोस्तों। कहाँ होता है? F1 कणों में होता है। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है प्यारे दोस्तों। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। साइटोक्रोम का क्या कार्य होता है? साइटोक्रोम का क्या कार्य होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है प्यारे दोस्तों। क्या काम करता है साइटोक्रोम? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। साइटोक्रोम कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, साइटोक्रोम जो होता है क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। और पाया कहाँ जाता है प्यारे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहीं कहीं प्यारे दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ रिस्पायरेशन से अधिकतर हमें क्या देखना है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम
इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। प्यारे दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में साइटोक्रोम विशेष रूप से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट में देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में भी देखिए, क्लोरोप्लास्ट में भी आपका जो है साइटोक्रोम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट में साइटोक्रोम होता है B6F, जब हम पढ़ते हैं जेड वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ B6F का कॉम्प्लेक्स बनता है जो साइटोक्रोम होता है। प्यारे दोस्तों, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बनता है जो प्रकाश संश्लेषण में एक भूमिका निभाता है। प्यारे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोक्रोम जैसे साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम की बात आती है प्यारे दोस्तों, साइटोक्रोम के विषय हम लोग समझ भी लेते हैं। साइटोक्रोम C क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम C पाया जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरझिल्ली स्थान में पाया जाता है। साइटोक्रोम C जो होता है अंतरझिल्ली स्थान में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक शटल के रूप में कार्य करता है। साइटोक्रोम C जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरझिल्ली जो उसकी आंतरिक 2 झिल्ली होती है, जो अंदर झिल्ली होती है उसके उस पर पाई जाती है कौन? साइटोक्रोम C। या क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक शटल के रूप में कार्य करता है, एक शटल के रूप में कार्य करता है। साइटोक्रोम B और C1, साइटोक्रोम B और C1 कहाँ पाया जाता है, मतलब इसको भी देख लेते हैं। तो C की बात हुई प्यारे दोस्तों। साइटोक्रोम B और C1 ये दोनों साइटोक्रोम जो होते हैं, साइटोक्रोम B और C1 जो होते हैं ये दोनों साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 अर्थात BC1 कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। BC1 कॉम्प्लेक्स 3 BC1 कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। BC1 कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन BC1 साइटोक्रोम B और C1, साइटोक्रोम B C दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। B और C1 दोनों साइटोक्रोम मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिन्हें BC1 कहते हैं या कॉम्प्लेक्स 3 भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में साइटोक्रोम, अब क्लोरोप्लास्ट के हम लोग देख दें। साइटोक्रोम हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया में कितने प्रकार के देखा? 3 प्रकार का, C, B और C1। C, B और C1, B और C1 जो है, B और C1 जो मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो साइटो को ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और C अलग ही अकेले रहता है या अंतर झिल्ली पे पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर झिल्ली में, जो अंदर झिल्ली होती है उस पर साइटोक्रोम पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का साइटोक्रोम हम समझ ले थोड़ा सा। साइटोक्रोम में जो B6F कॉम्प्लेक्स बनता है, B6F कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स जिसमें साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F शामिल होता है। 2 साइटोक्रोम है प्यारे दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट में साइटोक्रोम होते हैं। B6 और साइटोक्रोम F दोनों मिलकर B6F बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय हम लोगों ने पढ़ा है प्यारे दोस्तों, तो उस समय B6F कॉम्प्लेक्स बनता है, वो तो पाया जाता है वहाँ पे। इसके अलावा पौधों में कुछ अन्य साइटोक्रोम भी पाए जाते हैं, जैसे साइटोक्रोम P450 जो विभिन्न प्रकार के उपापचयी कार्यों को उसमें शामिल होता है। P450 जो उपापचय क्रियाओं में शामिल होता है। संक्षेप में साइटोक्रोम पौधों में ऊर्जा उत्पादन और उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन पाया जाता है? C और B और C1 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में कौन पाया जाता है? B6F, जिसमें B6 साइटोक्रोम होता है और दूसरा साइटोक्रोम F होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यहाँ पे भी। और एक तीसरा साइटोक्रोम तीसरे प्रकार का है जो कोशिका में उपापचय क्रिया कराता है, P450। कभी कभी क्वेश्चन कहीं से बन सकता है प्यारे दोस्तों, P450। अब हम आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। ऑक्सीशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है 3 पदों में। ऑक्सीशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है 3 पदों में। प्यारे दोस्तों, ऑक्सीशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती हैं 3 पदों में निकलता है। प्यारे दोस्तों, ऑक्सीशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड 3 पदों में निकलता है। 3 पदों में कौन? ऑक्सीशोषण पहला पद क्या है? ऑक्सीशोषण कोशिकीय शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुख्य रूप से क्रेब्स चक्र, जिन्हें साइट्रिक चक्र भी कहते हैं, से निकलती है। साइट्रिक चक्र से एक बार निकलता है। ऑक्सीशोषण कोशिकीय शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से क्रेब्स चक्र साइट्रिक एसिड चक्र के रूप से निकलती है। फिर क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है और इस चक्र के दौरान एसिटाइल
OA का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, एसिटाइल COA का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे प्रति चक्र CO2 के 2 अणु बनते हैं। मतलब क्या होता है, एसिटाइल CO का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है, प्रति चक्र 2 CO2 का अणु बनता है। प्रति चक्र क्या होता है, 2 क्रेब्स चक्र में ऑक्सीशोषण को इसकी शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य रूप से क्रेब्स चक्र, जिससे साइट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं, से निकलती है। और क्या होता है, दोबारा क्या होता है, साइट्रिक एसिड चक्र से निकलता है। दूसरे क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। इस चक्र के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण के समय भी CO2 के 2 अणु निकलते हैं। इसलिए CO2 का निकलना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो क्रेब्स चक्र में होता है, ना कि एक ही पद में होता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 पद होते हैं प्यारे दोस्तों। 3 पदों में यह विकल्प संभवतः क्रेब्स चक्र में CO2 निकलने के 3 चरणों को संदर्भित करता है। हालांकि तो 3 चरणों में यह निकलता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में, 3 पदों में। प्यारे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला साइटोक्रोम मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में शामिल होता है और इन्हें ABCD प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन परिवहन के दौरान प्रोटॉन को पंप करने और ATP ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइटोक्रोम के जो क्रम है, साइटोक्रोम A इसमें हीम होता है, साइटोक्रोम B इसमें प्रोटोहीम होता है। ठीक है, तो इसको 9 पार्ट भी कहते हैं। साइटोक्रोम C से हीम C कहते हैं, साइटोक्रोम D। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो क्रम इनका होता है प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में साइटोक्रोम एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से दूसरे में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे पहला जो है, जब पहला है प्यारे दोस्तों, पहला जो है कॉम्प्लेक्स जो पहला बनता है NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है। NADH के से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाता है, NADH से इलेक्ट्रॉन को क्यूनोन मतलब क्यू से हम उसको दर्शाते हैं, यूबी क्यूनोन में स्थानांतरित हो करता है। कहाँ पे, यू रहेगा और क्यू, यूबी क्यूनोन, यू और क्यू शॉर्ट फॉर्म में UQ लिखा जाता है। यूबी क्यूनोन में स्थानांतरित होता है। NADH से इलेक्ट्रॉन यूबी क्यूनोन में स्थानांतरित किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होता है प्यारे दोस्तों, वो सेकंड कॉम्प्लेक्स में पहुंचा दिया जाता है इलेक्ट्रॉन। कौन से कॉम्प्लेक्स में, सेकंड में। सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ वर्क करता है प्यारे दोस्तों। सक्सिनेज से इलेक्ट्रॉन सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बनता है। वहाँ पे जब ये पहुँचता है किसके द्वारा, यूबी क्यूनोन के स्थानांतरण से पहुँचता है, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ सब्सट्रेट के इलेक्ट्रॉन को यूबी क्यूनोन में स्थानांतरित कर देता है। यूबी क्यूनोन स्थानांतरित कहाँ करता है, यूबी क्यूनोन जो होता है इलेक्ट्रॉन को कहाँ स्थानांतरित करता है, कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड में। कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज में स्थानांतरित करता है। अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज अब कहाँ पे, थर्ड कॉम्प्लेक्स थर्ड कौन बनता है, साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम कौन सा बनता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स तीसरा कॉम्प्लेक्स है प्यारे दोस्तों, BC1। तो BC1 जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ यूबी क्यूनोन जो होता है QH2 से साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है। साइटोक्रोम किसमें, C में इलेक्ट्रॉनों को कहाँ करता है, साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है। साइटोक्रोम जो BC1 कॉम्प्लेक्स बनता है प्यारे दोस्तों, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँचता है। तो साइटोक्रोम कहाँ पहुँचता है, उसके आगे साइटोक्रोम C में, कहाँ, साइटोक्रोम C में स्थानांतरित हो जाता है इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है प्यारे दोस्तों। साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। कॉम्प्लेक्स अब चौथा बनता है प्यारे दोस्तों, साइटोक्रोम C। चौथा कॉम्प्लेक्स क्या है, BC1। कौन सा पहला कॉम्प्लेक्स है, क्यूनोन सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स पहला NADH, दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा कॉम्प्लेक्स था BC1। तो तीसरे कॉम्प्लेक्स में जो यूबी क्यूनोन जो QH2 से साइटोक्रोम C1 में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। अब वहाँ से कॉम्प्लेक्स IV साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन में स्थानांतरित करता है, जिससे पानी बनता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों। अब कॉम्प्लेक्स चौथा जो बनता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज,
साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो बनता है, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में स्थानांतरित करता है। साइटोक्रोम सी जो है से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में स्थानांतरित करता है, जिससे पानी बनता है। साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देता है? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास भेजने पर, इलेक्ट्रॉन जाने पर क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है? पानी बनवाता है, पानी बनाने में भाग लेता है। साइटोक्रोम सी जो है पानी बनाने में भाग लेता है। इस प्रक्रिया में प्रोटॉन को आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली से बाहरी झिल्ली में पंप किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रोटॉन को आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली से बाहरी झिल्ली में पंप किया जाता है, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, जिसका उपयोग एटीपी संश्लेषण के लिए किया जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं, जिससे एटीपी का संश्लेषण में किया जाता है। प्यारे दोस्तों, एटीपी के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम साइटोक्रोम की बात कर लिए। साइटोक्रोम की बात हम लोग जो उसमें था विधिवत नहीं किए थे, इसलिए साइटोक्रोम की थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसकी चर्चा कर लिए।